नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा बीए तथा बीए बीएड तृतीय वर्ष की संस्कृत विषय में परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा का जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उस विषय के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमारे संस्कृत विषय में पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें शामिल है और कौन कौन से बिंदु सम्मिलित हैं। तो देखिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय का, उसमें 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों ही जो पेपर हैं 100 अंक के होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भी 100 अंक का तथा द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक का होता है। पहला जो पेपर है उसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, पहले पेपर का नाम क्या है? भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। ये पहले पेपर का नाम है, जो कितने अंक का है? 100 अंक का। तथा दूसरे पेपर का नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध, ये दूसरे पेपर का नाम है। पहले पेपर का नाम क्या है? भारतीय दर्शन तथा व्याकरण, और दूसरे पेपर का नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो पेपर है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, ये 100 अंक का है। और इस पेपर में जो पुस्तकें शामिल की गई है, उनमें से पहली पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता पहली पुस्तक है। उसके बाद दूसरी पुस्तक है आपके सिलेबस में तर्क संग्रह। कौन सी है? तर्क संग्रह। और तीसरी पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, ये 3 पुस्तकें प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित की गई है मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। दर्शन में 2 किताबें आती है, श्रीमद् भगवद गीता और तर्क संग्रह, दोनों ही किताबें दर्शन की हैं। तथा लघु सिद्धांत कौमुदी, ये व्याकरण का ग्रंथ है। आपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भी इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। आपने प्रथम वर्ष में कुछ बिंदु इसमें से पढ़ लिए थे, उसके बाद द्वितीय वर्ष में भी कुछ बिंदु आपने पढ़े थे। अब तृतीय वर्ष अर्थात 3rd ईयर में जो सिलेबस में इस पुस्तक में पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो पहली पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, ये 30 अंक की है। कितने अंक की है? 30 अंक की। उसके बाद तर्क संग्रह भी 30 अंक की है। तथा लघु सिद्धांत जो कौमुदी पुस्तक है वो 40 अंक की है। कितने अंक की है? 40 अंक की। तो 30, 30, 60 और 40 कितने हो गए? 100 अंक। ये हमारा पहला पेपर है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण शास्त्र, जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता है, उसके बाद तर्क संग्रह है और लघु सिद्धांत कौमुदी है। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक में हमारे सिलेबस में दूसरा और तीसरा अध्याय दिया गया है। कौन सा अध्याय दिया गया है? दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। भगवद गीता का हमको दूसरा अध्याय तथा तीसरा अध्याय के बारे में पढ़ना है। दूसरे अध्याय में क्या विषय वस्तु है और तीसरे अध्याय में क्या विषय वस्तु है। तो ये भगवद गीता जो पुस्तक है, ये कितने अंक की है? 30 अंक की। कितने अंक की है?
30 अंक की। तो इस 30 अंकों में से हमारे 2 प्रश्न तो आएंगे अति लघुतरात्मक। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न तो आएंगे हमारे अति लघुतरात्मक, जो 4 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 4 अंक के। 2 दूनी 4। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का। समझ में आया? उसके बाद बाकी में जो प्रश्न आएंगे इससे संबंधित वो आएंगे व्याख्या से संबंधित, अर्थात भगवत गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में जो श्लोक हैं उन श्लोकों में से 4 श्लोक देंगे और 4 में से 2 की क्या करवाएगा? व्याख्या करवाएगा। और 2 में से भी 1 श्लोक की व्याख्या हमको संस्कृत भाषा में करनी होगी। तथा 2 प्रश्न निबंधात्मक दिए जाएंगे जिनमें से 1 का आपको क्या करना है? 1 प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, तो ये भगवत गीता हुई जो 30 अंक की है। उसके बाद तर्क संग्रह है, ये भी दर्शन का ग्रंथ है। भगवत गीता भी दर्शन का ग्रंथ है और तर्क संग्रह भी क्या है? दर्शन का ग्रंथ है। ये तर्क संग्रह है, ये भी कितने अंक की है? 30 अंक की। तो इस तर्क संग्रह जो पुस्तक है इसमें पदार्थ के कितने भेद होते हैं, भेदों के भेद, उनके उपभेद, इस विषय पे हमको चर्चा करनी है। तर्क संग्रह पुस्तक है, इसमें से भी 2 या 4 प्रश्न अति लघुतरात्मक आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसके बाद 4 जो गद्यांश हैं उनकी हमसे व्याख्या करवाएगा, जिनमें से 2 की व्याख्या करनी है। 4 गद्यांश देगा, 2 की हमको क्या करनी है? व्याख्या करनी है, जिनमें से 1 की व्याख्या हमको संस्कृत भाषा में करनी होगी। तथा 2 बड़े प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से 1 का हमको क्या करना है? उत्तर करना है। तो ये तर्क संग्रह और भगवत गीता दोनों पुस्तकें कितने अंक की है? 60 अंक की। उसके बाद आती है लघु सिद्धांत कौमुदी की। किसकी बात आती है? लघु सिद्धांत कौमुदी की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, उसके बाद अथ संधि प्रकरण पढ़ा था, हल संधि प्रकरण पढ़ा था और विसर्ग संधि प्रकरण पढ़ा था। ये 4 प्रकरण हमने प्रथम वर्ष में पढ़ लिए थे। द्वितीय वर्ष में हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण और अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण पढ़ा था तथा हलंत पुल्लिंग प्रकरण भी हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमने संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, संज्ञाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और संधि और संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने अजंत और हलंत शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। जैसे राम शब्द के रूप, हरि शब्द के रूप, रमा शब्द के रूप, उन रूपों की रूप सिद्धि और उन रूप सिद्धियों में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तथा हलंत प्रकरण में अस्मद, युष्मद, त्वम, इदम इत्यादि जो शब्द थे, सर्वनाम शब्द थे, उनके बारे में भी हमने जाना था और उन शब्दों की रूप सिद्धि भी बनाई थी और उन रूप सिद्धियों में जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, जो लघु सिद्धांत की पुस्तक है, इस लघु सिद्धांत की पुस्तक में हमारे गण व्यवस्था दी गई है। कौन सी व्यवस्था दी गई है? गण व्यवस्था। अर्थात अब हमको जो रूप सिद्धि बनानी है वो धातुओं की बनानी है। किसकी बनानी है? धातुओं की। भू धातु, अध धातु इत्यादि जो धातुएं हैं, व्याकरण में जो 2000 के समथिंग जो धातुएं हैं, उन धातुओं को विद्वानों ने 10 गणों में क्या किया है? विभाजित किया है और उन 10 गणों में अलग अलग धातुओं को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। उन धातुओं की रूप सिद्धि कैसे बनाई जाती है और उन सिद्धियों में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, इसके बारे में हम व्याकरण के बारे में इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। तो 10 गणों में जो धातुएं हैं, तो जो धातुएं हैं तो लकारों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि लट लकार में धातु के रूप कैसे चलते हैं, लोट लकार में कैसे चलते हैं, लिंग लकार में कैसे चलते हैं, आशीर्लिंग लकार में कैसे चलते हैं, ऋट लकार में कैसे चलते हैं इत्यादि। जो 10 लकार हैं उन लकारों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तथा जो हमको रूप सिद्धि बनानी है, जो लघु सिद्धांत जो पुस्तक है, उस पुस्तक में से जो सिद्धियां आएंगी वो जो पहला गण है, 10 गण हैं, भवादि गण, अदादि गण, चुरादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, क्रियादि गण और चुरादि गण, ये 10 गण हैं। तो 10 गणों में से हमको जो प्रथम गण है जो भवादि गण, कौन सा गण है? भवादि गण। उस प्रथम गण में एक धातु है भू धातु और दूसरी धातु है एद धातु। भू धातु तथा एद धातु। तो भू धातु की हमको 5 लकारों में सिद्धि बनानी है तथा एद धातु की हमको 5 लकारों में सिद्धि बनानी है। भू धातु परस्मैपदी है और एद धातु कैसी है? आत्मनेपदी है।
तो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें 3 पुस्तकें हैं, श्रीमद् भगवद गीता, तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें पहली पुस्तक है रघुवंश। कौन सी है? रघुवंश। और रघुवंश हमने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा था, महाकाव्य है, कालिदास के द्वारा रचित है रघुवंश महाकाव्य। तो रघुवंश का हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था। अब ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है, इस रघुवंश का हमारे सिलेबस में छठा सर्ग है। कौन सा सर्ग है? छठा सर्ग है इंदुमती स्वयंवर। इंदुमती स्वयंवर, इस सर्ग का नाम क्या है? इंदुमती स्वयंवर। रघुवंश छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर। यह जो पुस्तक है ये कितने अंक की है? 20 अंक की है। उसके बाद दूसरी पुस्तक आती है हमारी महाभारत। कौन सी है? महाभारत। और महाभारत है उसमें भी हमारा क्या है? उद्योग पर्व। उद्योग पर्व विदुर नीति। उद्योग पर्व विदुर नीति 34वां अध्याय। विदुर नीति का भी कौन सा अध्याय है? 34वां अध्याय है। यह जो पुस्तक है वो हमारे हैं 15 अंक की। कितने अंक की है? 15 अंक की दूसरी पुस्तक है। उसके बाद तीसरी पुस्तक है रामायण। और रामायण का हमारे बालकांड का प्रथम सर्ग है। कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग। संपूर्ण रामायण नहीं है, रामायण में 7 कांड है, उन 7 कांडों में से बालकांड है, और बालकांड का भी कौन सा सर्ग है? पहला सर्ग। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, जो भी कितने अंक का है? 20 अंक का है। कितने अंक का है? 20 अंक का। उसके बाद चौथी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र अपरीक्षित कारकम। पंचतंत्र अपरीक्षित कारकम विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र है। यह जो पुस्तक है वो भी कितने अंक की है? 20 अंक की है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आती है हमारी निबंध रचना। क्या है? निबंध रचना। तो निबंध आएगा एक, जिसको हमको संस्कृत भाषा में लिखना है 15 अंक का। वो निबंध कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व, परोपकार, विद्या आएगा एक, विद्या पर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, परोपकार है, मम प्रिय कवि, मम प्रिय कवि। किसी भी कवि का परिचय लिखना है हमको, जैसे कालिदास हुआ, भारवी हुआ, दंडी हुआ, कोई सा भी एक कवि, उसके बारे में निबंध लिखना है। मातृभूमि, मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, राजस्थान गौरव, राजस्थान गौरव, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तथा स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा। ये 6-7 निबंध हमारे सिलेबस में दिए हैं। इन निबंधों में से 1, 2, 4 निबंध दे देगा, और उनमें से हमको एक विषय पर क्या लिखना है? लगभग 150 या 200 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, जिसकी विषय भी हमारे दे रखा है संस्कृत भाषा का महत्व। उसके बाद विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, परोपकार है, सताम विभूषय है, मम प्रिय कवि कालिदास है, कोई सा भी कवि हो सकता है, मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, राजस्थान गौरव है, भारतीय संस्कृति तथा स्त्री शिक्षा। और एक सत्संगति और है, सत्संगति, सत्संगति। तो ये 6-7 जो विषय हैं, इन 6-7 विषयों में से हमको एक विषय पर संस्कृत भाषा में क्या लिखना है? निबंध लिखना है, जो कितने अंक का है? 15 अंक का। उसके बाद कारक प्रकरण, कारक
प्रकरण, ये भी व्याकरण का टॉपिक आ जाता है हमारे यहाँ पर। पिछली बार लास्ट ईयर या उससे पिछली साल इस कारक प्रकरण की जगह हमारे एक अलग से पुस्तक थी इंद्र विजय। कौन सी थी? इंद्र विजय। उस पुस्तक को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर किसको जोड़ दिया गया है? कारक प्रकरण को जोड़ दिया गया है, जो 10 अंक का है। कारक प्रकरण कितने अंक का है? 10 अंक का। अब कारकों के बारे में हमको पढ़ना है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है, विभक्तियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये कारक प्रकरण है, ये 10 अंक का है, जिसमें से हमको रूप सिद्धि भी बनानी है कि तृतीय विभक्ति, जैसे येनांग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे नेत्रेण कारण है, ऐसे 4-5 शब्द दे देगा और उसको रेखांकित करके आपसे पूछेगा कि रेखांकित पद कैसे सिद्ध हुआ, कौन सी विभक्ति लगी, कौन सा सूत्र लगा। और कारक प्रकरण से संबंधित 5 सूत्र आएंगे और उन 5 सूत्रों में से 2 या 3 की क्या करवाएगा? व्याख्या करवाएगा। तो 5 नंबर की तो हमको सिद्धि बनानी है कारक प्रकरण में से, और 5 नंबर के हमको सूत्रों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो कारक प्रकरण कितने अंक का है? 10 अंक का। तो पहली पुस्तक है रघुवंश 20 अंक की, महाभारत उद्योग पर दूसरी पुस्तक विदुर नीति का 34वां अध्याय है 15 अंक का, 20 और 15 35 अंक। उसके बाद रामायण का बालकांड है 20 अंक का, कितने हो गए? 55 अंक। उसके बाद निबंध आएगा पंचतंत्र अपरीक्षित कारक 20 अंक का आएगा, कितने हो गए? 75 अंक। और निबंध रचना आएगी 15 अंक की, तो 75 और 5 कितने हो गए? 80 और 90 अंक। और कारक प्रकरण है 10 अंक का, कितने हो गए? 100 अंक। तो इस प्रकार मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है संस्कृत विषय का, उसमें 2 प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों प्रश्न पत्र 100-100 अंक के होते हैं। पहले प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण और दूसरे का नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। तो देखिए रघुवंश आपने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा था, रघुवंश का प्रथम सर्ग, लेकिन तृतीय वर्ष में कौन सा है आपका? छठा सर्ग, जिसका नाम है इंदुमती स्वयंवर। ये पुस्तक है 20 अंक की, जिसमें से 2 या 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न और बाकी के श्लोकों की व्याख्या करवाएगा। महाभारत उद्योग पर विदुर नीति का कौन सा अध्याय है? 34वां अध्याय है, केवल 15 अंक का है, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न छोटे और उसके बाद श्लोकों की क्या करनी है? हमको व्याख्या करनी है। रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग है 20 अंक का है, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न छोटे और उसके बाद हमको श्लोकों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। पंचतंत्र अपरीक्षित कारकम, ये विष्णु शर्मा का है, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। पंचतंत्र जो पुस्तक है ये 20 अंक की निर्धारित की गई है, और इस 20 अंक में से हम 2 या 3 प्रश्न क्या होंगे? छोटे प्रश्न होंगे। उसके बाद गद्यांश या पद्यांश 2-3 श्लोक और 2-3 गद्यांश दे देगा, जिनमें से 1-2 की क्या करवाएगा? संस्कृत भाषा में व्याख्या करवाएगा। निबंध आएगा एक 15 अंक का, संस्कृत भाषा में हमको लिखना है। संस्कृत भाषा का महत्व, विद्या, परोपकार, मम प्रिय कवि, मातृभूमि, राजस्थान गौरव, भारतीय संस्कृति, स्त्री शिक्षा और सत्य संगति इत्यादि विषयों पर हमको निबंध लिखना है। कारक प्रकरण है अलग से, द्वितीय प्रश्न पत्र में दिया गया है, 10 अंक का है, जिसमें से सूत्रों की व्याख्या और उन सूत्रों से संबंधित जो रूप सिद्धि है उनके बारे में पूछेगा। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ, और ये हमारा कौन सा हुआ? प्रथम प्रश्न पत्र। तो देखिए अब हम जो सिलेबस जो हमारा निर्धारित है उस सिलेबस के अनुसार हम आज से लघु सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी 40 अंक की पुस्तक है, और इसी के अंतर्गत कारक प्रकरण आता है 10 अंक का, वो हो गया। तो व्याकरण का जो पार्ट है 200 में से कितने अंक का है? 50 अंक का निर्धारित किया गया है। तो ये व्याकरण के पार्ट है, इसको हम सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए लघु सिद्धांत जो कौमुदी पुस्तक है, लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कौन कौन से प्रकरण हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? वरदराचार्य। कौन है? वरदराचार्य। और आपने पहले प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भी इसका अध्ययन किया है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराचार्य। अब देखिए जो लघु सिद्धांत जो पुस्तक है ये हमारे 40 अंक की है। इसमें से हमको 10 गणों के बारे में पढ़ना है। कितने गणों के बारे में पढ़ना है? 10 गणों के बारे में।
और उन 10 गणों में भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण, तनादि गण, ये 10 गण हैं। इन 10 गणों में लगभग 2000 के आसपास धातु रूप हैं, धातुएं हैं। परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं। धातुएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। धातु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 परस्मैपदी, नंबर 2 आत्मनेपदी और नंबर 3 उभयपदी। उभयपदी का मतलब जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपद में भी चलते हैं, उन धातुओं को हम उभयपदी कहते हैं। तो देखिए धातुएं 3 प्रकार की होती है। अब इन धातुओं की जो रूप सिद्धि है वो कैसे बनती है और कौन से लकार में। अब हमने लकार के बारे में भी हम जानते हैं कि लकार कितने होते हैं। तो लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकाराः सन्ति। संस्कृत भाषायाम कति लकाराः सन्ति? 10। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। अब 10 लकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लंग, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। ये 10 क्या होते हैं? लकार। लकार का मतलब होता है काल। लकार का मतलब क्या होता है? काल। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो ये भूतकाल में कौन कौन से लकार प्रयुक्त होते हैं, भविष्य काल में कौन कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, तथा लट लकार का वर्तमान काल में कौन कौन से लकारों का प्रयोग किया जाता है, और इन लकारों के धातु रूप कैसे कैसे चलते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो ये 10 लकार हैं। इन 10 लकारों में से जो हमारे 10 गण हैं, वो प्रत्येक 10 गणों में ये 10 लकारों की जो आने वाली जो गणों में धातुएं हैं, उन धातुओं की रूप सिद्धि हमारे सिलेबस में दे रखी है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही संक्षिप्त है। तो हमारे सिलेबस में जो हमारे जो रूप सिद्धि है, वो जो पहला गण है भवादि गण। कौन सा गण है? भवादि गण। तो उस भवादि गण में 2 धातुएं हैं। एक तो है भू धातु। कौन सी धातु है? भू धातु। और एक है एद धातु। कौन सी धातु है? एद धातु। भू धातु जो है वो है परस्मैपदी, और एद धातु है वो है कैसी? आत्मनेपदी। एद धातु कैसी है? आत्मनेपदी। और भू धातु कैसी है? आत्मनेपदी। तो ये भू और एद जो धातु है, तो ये भू धातु भवादि गण की है। पहला गण है भवादि गण। तो भू धातु की जो हमको सिद्धि बनानी है वो 5 लकारों में बनानी है। कौन कौन से लकारों में बनानी है? 5 लकारों में से लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधि लिंग लकार, लट लोट लुंग विधि लिंग तथा लिट लकार। लट लोट लिट विधि लिंग तथा एक लकार और कौन सा है? लंग लकार। कौन सा है? लंग लकार। तो भू धातु जो परस्मैपदी है, भवादि गण की प्रथम धातु है,
इस भू धातु की हमको 5 लकारों में सिद्धि बनानी है, लट में, लोट में, रिट में, विधिलिंग में और लंग लकार में। अब ये देखिए लट लकार है जो वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, लोट लकार आज्ञा देने के लिए प्रयुक्त होता है, रिट लकार भविष्य काल में प्रयुक्त होता है, विधिलिंग विधि निमंत्रण आमंत्रण इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है और लंग लकार भूतकाल में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही ये एद आत्मनेपदी धातु है, इस एद धातु की भी हमको इन 5 लकारों में क्या बनानी है, रूप सिद्धि बनानी है। तो ये जो पहला जो गण है भवादी गण, उस भवादी गण में 2 धातुएं हैं, एक तो भू और एक कौन सी है, एद धातु। तो भू धातु की 5 लकारों में रूप सिद्धि बनेंगी और एद धातु की भी 5 लकारों में रूप सिद्धि बनेंगी। तो भू धातु का परस्मैपदी है और एद धातु कैसी है, आत्मनेपदी है। तो भू धातु की 5 लकारों में पहला गण है भवादी गण, 5 लकारों में हमको रूप सिद्धि बनानी है और इन रूप सिद्धियों में जो सूत्र प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, उन सूत्रों का हमको क्या करना है, अर्थ ज्ञान करना है कि कौन सा सूत्र क्या कार्य करता है, उसका क्या काम होता है, वह रूप सिद्धि में कहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो ये हमारा जो लघु सिद्धांत, ये हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें उस लघु सिद्धांत कौमुदी में पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो पहला गण है भू और एद धातु भवादी गण की, तो इनकी 5-5 लकारों में रूप सिद्धि बनानी है। इसके बाद जो शेष 9 गण हैं, भवादी के बाद जो अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, सनादि, क्रियादि, चुरादि, तनादि, ये जो बाकी 9 गण हैं, इन 9 गणों में हमको जो प्रथम धातुएं हैं, 9 गणों की जो पहली धातु, अर्थात भवादी गण नाम कैसे पड़ा, क्योंकि भू आदि इति भवादी, भू धातु प्रथम होने के कारण उस गण का नाम क्या हुआ, भवादी। ऐसे ही अदादि गण है तो अद आदि इति अदादि, अर्थात अद धातु पहली है। ऐसे ही चुर आदि का मतलब चुर धातु प्रथम है तो चुर आदि इति चुरादि, हु धातु इति ज्योत्यादि, दिवु धातु इति दिवादि। तो पहली धातुओं के आधार पर ही उस गण का क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। तो जो बाकी जो 9 गण हैं भवादी को छोड़ करके, उन 9 गणों में जो प्रथम धातु है, उस प्रथम धातु की केवल और केवल लट लकार में हमको क्या बनानी है, सिद्धि बनानी है। केवल एक लकार में बनानी है, कौन से लकार में, लट लकार, यानी कि वर्तमान काल में। और उनमें लट लकार में जो सिद्धि बनाएंगे और उन सिद्धियों में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं और उस गण का कौन सा विकीर्ण होता है, इसके बारे में हमको क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम अब लघु सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी में जो 10 गण हैं, उन 10 गणों में से पहला गण है भवादी गण। कौन सा है, भवादी गण। तो भवादी गण को हम प्रारंभ करेंगे। तो भवादी गण में कौन सी धातु है, कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, ठीक है।